नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। सिरिल रामाफोसा फिर बने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। 3 राजधानियों वाला देश है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका के एकदम दक्षिण में स्थित है ये देश। ईयू के नेचर रेस्टोरेशन प्लान को मिली मंजूरी। लंबे वक्त से अटका था कानून। महाद्वीप के स्तर पर पहला ऐसा कानून है ये प्लान। और सुप्रीम कोर्ट करेगा लोक अदालत आयोजित। गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है अवधारणा। सांविधिक संस्थाएं हैं लोक अदालतें। आइए खबर शुरू करें। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। वे इस पद पर दोबारा चुने गए हैं। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। अब इस खबर के चलते दक्षिण अफ्रीका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इससे जुड़े कुछ जरूरी पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण स्थित में देश है। मैप पर आप देख रहे होंगे कि ये देश अटलांटिक और हिंद महासागर दोनों से अपनी सीमा साझा करता है, और यह भी सवाल में पूछा जा सकता है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की सीमा नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और स्वाजीलैंड से लगती है। एक और पॉइंट यहां पर याद रखिए कि एक देश है लिसोथो, सोवरेन कंट्री है, यानी संप्रभु राष्ट्र है। यह देश पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका की सीमा के भीतर स्थित है। मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रिटोरिया यहां की कार्यकारी राजधानी है, केप टाउन विधायी राजधानी है, और ब्लोमफोंटेन न्यायिक राजधानी है। वहीं जोहान्सबर्ग इस देश का सबसे बड़ा शहर है। अफ्रीका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदी लिम्पोपो, मारिको और क्रोकोडाइल रिवर के संगम पर दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा के नजदीक ओरिजिनेट होती है। फिर यह नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच सीमा बनाती है। आगे चलकर यह नदी दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की भी सीमा बनाती है। फिर यह मोजाम्बिक होते हुए हिंद महासागर में जाकर गिरती है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्रूगर नेशनल पार्क लिम्पोपो नदी के तट पर स्थित है। यह नदी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के देशों की तरफ से फाइनली ऐतिहासिक नेचर रेस्टोरेशन प्लान को मंजूरी मिल गई है। दरअसल ईयू के इस बिल पर यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के द्वारा विरोध जताया जा रहा था। इसके अलावा किसानों द्वारा भी इस बिल का विरोध किया जा रहा था। इस बिल को लग्जमबर्ग में आयोजित हुई ईयू के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में मंजूरी दी गई है। ईयू में वर्तमान में 27 देश हैं, और इन 27 में से 20 देशों ने इस बिल पर सहमति दर्ज कराई है। बिल को पारित कराने के लिए कम से कम 15 देशों की मंजूरी चाहिए होती है। आपको बता दें, नेचर रेस्टोरेशन प्लान ईयू की यूरोपियन ग्रीन डील का हिस्सा है। इस डील के तहत जलवायु और जैव विविधता से जुड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं, जिससे जलवायु से जुड़े मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर ईयू को एक ग्लोबल रेफरेंस पॉइंट के तौर पर निर्धारित किया जा सके। नेचर रेस्टोरेशन प्लान के तहत 2030 तक ईयू के 20% समुद्री और जमीनी क्षेत्र पर कुछ विशेष स्पीशीज और उनके हैबिटेट के रेस्टोरेशन के लक्ष्य को पूरा करना होगा। इसके अलावा ऐसे सभी इकोसिस्टम्स जिन्हें रेस्टोरेशन की जरूरत है, उन्हें 2050 तक रेस्टोर करने का लक्ष्य रखा गया है। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन से क्या मतलब है? इससे मतलब है उन इकोसिस्टम्स की रिकवरी में मदद करना जो नष्ट हो चुके हैं। साथ ही सुरक्षित इकोसिस्टम्स को संरक्षित करना भी इसमें शामिल है। यूएन के मुताबिक हर तरह के इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जा सकता है, चाहे वन हो, फार्मलैंड हो, आर्द्र भूमि हो या फिर महासागर हो। आसान शब्दों में कहें तो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का मतलब अगर समझें तो मान लीजिए आपके घर के पीछे कोई गार्डन है जिसके पेड़ सूख चुके हैं, मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो चुकी है, पेड़ों की स्थिति कुछ ऐसी है कि कोई भी पक्षी कीट इन पेड़ों पर पनाह नहीं ले सकते। आप इस गार्डन के इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए किन तरीकों पर काम करेंगे? वृक्षारोपण, मिट्टी को खाद पानी देंगे। बस पृथ्वी पर मौजूद इकोसिस्टम के लिए रेस्टोरेशन करने के लिए ऐसे ही तरीकों को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना होता है। एक बात और यहां याद रखिए कि यूएन ने 2021 से लेकर 2030 तक के साल को यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन घोषित किया है। ईयू का ये नेचर रेस्टोरेशन प्लान कई मायनों में अहम है। जैसे ये पहला ऐसा प्लान है जो कि कॉन्टिनेंट के लेवल पर है। इस कानून को लाने की कई कंडीशंस ईयू में मौजूद हैं। कुछ आंकड़े देख लेते हैं। ईयू के देशों में 80% से ज्यादा हैबिटेट की स्थिति खराब है। जलवायु अलार्मिंग कंडीशन में है। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसे maastricht संधि द्वारा गठित किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच विशेष लोक अदालत का आयोजन करने की तैयारी में है। इसका मकसद है लंबित मामलों का तेजी से और शांतिपूर्ण निपटान करना। इस लोक अदालत में पार्टीज फिजिकली और वर्चुअली दोनों तरीकों से हिस्सा ले सकते हैं। लोक अदालत भारत में एक बेहद जरूरी संस्था है। ये कोई मॉडर्न टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि भारत में बहुत पुराने समय से, प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्था है। भारत में कोर्ट्स पर मामलों के बढ़ते दबाव के चलते ये संस्था और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक लोक अदालत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अवधारणा है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि लोक अदालत से क्या मतलब है। देखिए, लोक अदालत ADR यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में लंबित मामलों को या तो लिटिगेशन से पहले के विवादों या मामलों का सौहार्दपूर्ण यानी एमिकेबल ढंग से निपटारा किया जा सकता है। लोक अदालतों को लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत सांविधिक दर्जा मिला हुआ है। इस एक्ट के मुताबिक लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय सिविल कोर्ट के आदेश की तरह होता है और ये अंतिम होता है, साथ ही सभी पक्षों पर बाध्यकारी भी होता है। इस आदेश के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर पार्टीज लोक अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं तो वे इस फैसले के खिलाफ किसी कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते, लेकिन अपने राइट टू लिटिगेट का इस्तेमाल करते हुए मामले को फिर से अप्रोप्रिएट कोर्ट में ले जाकर याचिका दायर कर सकते हैं। लोक अदालत में पार्टीज को कोई फीस पे नहीं करनी होती। साथ ही अगर किसी कोर्ट में लंबित मामले को लोक अदालत में ले जाया जा रहा है तो पहले पे की गई फीस भी रिफंड हो जाती है। चलिए अब एक खबर देखते हैं कि भाई क्या आप भी हेडफोन लगाकर तेज तेज आवाज में गाने सुनते हैं क्या? अगर आप तेज आवाज में हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुनने के शौकीन हैं तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। दरअसल फेमस प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक ने अचानक अपने सुनने की क्षमता खो दी है और इसके बारे में उन्होंने खुद पोस्ट करके जानकारी दी। साथ ही तेज आवाज में गाना सुनने वालों को हिदायतें भी दी हैं। दरअसल अलका याग्निक को सेंसरिनुरल नर्व हेयरिंग लॉस हुआ है। इस बीमारी में कान के भीतर से दिमाग तक जाने वाली जो नस है वो डैमेज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी केवल तेज आवाज में ही गाना सुनने से होती है। इसके कई कारण हैं, जिसमें उम्र बढ़ने की वजह से नसों का डैमेज हो जाना, सिर या कान पर चोट लगना, किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद नसों का डैमेज हो जाना और लंबे वक्त तक तेज शोर में रहना इस बीमारी के लिए जिम्मेदार कारण है। डॉक्टर्स की माने तो ये एक जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन अगर वक्त रहते ट्रीट नहीं किया जाए तो आपके डे टू डे कम्युनिकेशन अफेक्ट हो सकते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए डॉक्टर्स ने वैक्सीनेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल और कानों को लंबे वक्त तक शोर से बचाने की सलाह दी है। आइए अब देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है PIL यानी जनहित याचिका। जन यानी लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है ये PIL। कोई भी व्यक्ति या संगठन जनहित में या सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हुए हों, जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका के जरिए न्यायालय की शरण ले सकता है वो व्यक्ति। PIL को किसी कानून के जरिए परिभाषित नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता का आउटकम है। इसका मकसद किसी के निजी हित के लिए नहीं बल्कि बड़े सार्वजनिक हित के लिए याचिका दायर करना होता है। PIL को सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका और वर्गीय क्रिया याचिका के तौर पर भी जानते हैं। एक बात और यहाँ ध्यान देने की है कि PIL का जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है। अगर इसके इतिहास की बात करेंगे तो जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत अमेरिका में हुई थी 1960 के दशक में, और इसका मकसद वहां पर ऐसे लोगों को कानूनी तौर पर सशक्त बनाना था जिन्हें कम रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ था। इसके चलते उनके हितों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। वहीं भारत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई और भारत में जस्टिस VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती इसके प्रवर्तक रहे। भारत में PIL का पहला केस आया था, उसका भी नाम आप नोट कर लीजिए, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में ये केस हुआ था। इसमें जेलों की इनह्यूमन कंडीशन और अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए PIL दायर की गई थी। चलिए अब देखें रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारतीय वायु सेना पहले मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करने जा रही है। इस मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में 10 देशों की सेनाएं हिस्सा ले सकती हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इस अभ्यास में अपनी अपनी मिलिट्री यूनिट को भेजेंगे और कुछ देश इसमें ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर शामिल होंगे।
तरंग शक्ति 2024 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसका पहला चरण अगस्त की शुरुआत में दक्षिण भारत में और दूसरा अगस्त के अंत में पश्चिमी भारत में आयोजित किया जाएगा। चैट जीपीटी जब यूपीएससी का प्री एग्जाम पास करने में असफल रही थी, तब ज्यादातर लोगों ने चैट जीपीटी और एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सवाल उठाए थे, लेकिन भारतीय पढ़ाई ऐप ने यानी पढ़ एआई ऐप ने उन सवालों के जवाब दे दिए। दरअसल पढ़ाई ने यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 200 में से 170 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और सबसे खास बात यह है कि पूरा पेपर करने में उसने मात्र 7 मिनट का समय लगाया। यदि हम इस ऐप की बात करें तो यह एआई आधारित एजुकेशनल ऐप है। इस ऐप को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों की एक टीम ने तैयार किया है। इसका उद्देश्य यूपीएससी और आईएएस परीक्षा की तैयारी में मदद करना है। इसमें एक एआई चैटबॉट, एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, डेली करंट अफेयर्स अपडेट और इंटरैक्टिव आंसर एक्सप्लेनेशन आदि शामिल हैं, जो रियल टाइम में डाउट क्लियर करने और प्रश्नों को हल करने में सहायता प्रदान करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा का स्थायी प्रतीक रही रानी लक्ष्मीबाई की आज डेथ एनिवर्सरी है। उनकी मौत 18 जून 1858 को हुई थी। उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। उनका नाम लक्ष्मीबाई विवाह के बाद पड़ा। उन्हें 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जानते हैं। इसी क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व ह्यूरोज ने किया था, जिसमें वे घायल होकर वीर गति को प्राप्त हुई थी। कृषि सखी सर्टिफिकेट चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके चर्चा में रहने का कारण भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखी सर्टिफिकेट प्रदान करना है। दरअसल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले साल एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए थे। कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम इसी MOU के तहत एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसका मकसद कृषि सखियों को प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट प्रदान करना है और उन्हें कृषि पैरा एक्सटेंशन सहायक बनाना है। इसके अलावा यह कार्यक्रम लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों को भी पूरा करने में मदद करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP की माउंटेन रेस्क्यू टीम की सराहना की। इस टीम ने लाहौल और स्पीति में 14,800 फीट ऊंचाई पर बचाव अभियान किया। ITBP एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। वर्तमान में ITBP लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जाचेपला तक 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है। यह हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तहत राहत और बचाव अभियानों का संचालन भी करती है। चलिए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, क्रोकोडाइल रिवर संबंधित है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक अदालत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अवधारणा है। लोक अदालतों के आदेश के खिलाफ किसी कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, मियावाकी तकनीक किस क्षेत्र से संबंधित है? वनों को उगाने का एक तरीका, कचरे से ऊर्जा उत्पादन की एक तकनीक, गहरे समुद्र में खनिजों की खोज के लिए काम करने वाली तकनीक, या फिर समुद्री खारे पानी से पीने योग्य जल तैयार करने की एक तकनीक। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, हाल ही में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर अमरावती। सही जवाब है विकल्प ए यानी नई दिल्ली। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन के PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार।